सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हिंदी में बोलते हैं तारकाई। क्या बोलते हैं? तारकाई। ठीक है, तारकाई। सबसे पहले तो तारकाई की खोज के बारे में बात कर लेते हैं। तारकाई की खोज किसने की? देखिए हमारे साथ में बर्बरी नाम के विद्वान थे, उन्होंने तारकाई की खोज की थी सेंट्रोसोम। कोशिका का जब हम बेस पढ़ रहे थे तो कुछ चीज़ें वहीं पे हमने क्लियर की थी कि कोशिका विभाजन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, कोशिका में सबसे तेज विभाजन किसका, यकृत का होता है, सबसे कम या बिल्कुल नहीं होता तो वो माइंड का होता है। लेकिन वो कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? तो आपको कोशिका विभाजन में सेल डिवीजन का काम जो करता है वो आपका सेंट्रोसोम करता है। तो सेल डिवीजन का काम करता है। क्या काम करता है? सेल डिवीजन का काम करता है। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन का काम। ठीक है, कोशिका विभाजन का काम करता है। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन का अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है, मतलब कि शरीर का कौन सा भाग है जिसके अंदर अगर सेल खराब हो जाए तो सबसे तेज रिकवर होगा, ऐसा कौन सा अंग है? तो देखिए लीवर यानी कि यकृत। तो यकृत जो है आपका, लीवर जो है उसमें सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, सबसे तेज सेल डिवीजन, सबसे तेज क्या होता है? सेल डिवीजन होता है इसमें, इसमें लीवर में यकृत में। लीवर में मैं बात करूँ कि जिसमें बिल्कुल ही नहीं होता या बहुत कम होता है, ऐसा कौन सा भाग है जिसमें सेल डिवीजन बिल्कुल ही नहीं होता, बहुत धीमा होता है या ना के बराबर ही हो? तो वो आप लिख लो, वो कौन है आपका? वो है आपका माइंड, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क या माइंड, या माइंड। ठीक है, सबसे धीमा या नहीं, सेल डिवीजन में नहीं होता या सबसे धीमा होता है, सेल डिवीजन बिल्कुल ही नहीं होता। तो वो कौन सा आपका? वो है आपका सबसे धीमा मस्तिष्क नहीं होता, मस्तिष्क। सबसे तेज विभाजन यकृत, लीवर। और रोबलिन ने इसकी खोज की थी। जब भी कोई कोशिका मरती है, ठीक है, जब कोई कोशिका मर जाए, कोई कोशिका खराब हो जाए या किसी कोशिका का कोई अंग खराब हो जाए तो उस टाइम क्या होता है? नई कोशिका बनने का काम कौन करता है? वो सेंट्रोसोम करता है। ये भी लिख लेना, नई कोशिका का निर्माण कौन करेगा? सेंट्रोसोम करेगा। देखिए नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका या नई कोशिका या न्यू सेल, न्यू सेल अंग, न्यू सेल अंग का निर्माण ये कौन करता है? तो ये आपका सेंट्रोसोम करता है। फिर आगे हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो मैं आपको लाइसोसोम, 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 लाइसोसोम। सबसे बड़ी बात लाइसोसोम का काम क्या होता है, इसका वर्क क्या है? तो लाइसोसोम का जो काम होता है वो है कोशिका का पाचन करने का। मतलब कोशिका कोई कोशिका कोई अंग खराब हो जाए तो उस टाइम उस कोशिका को मार करना, उस कोशिका को नष्ट करने का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम के अंदर होते हैं जल अपघटक एंजाइम। क्या पाए जाते हैं? जल अपघटक एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। जल अपघटक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो जल अपघटक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। ये क्या करता है? जल अपघटक एंजाइम को जब कोई कोशिका खराब हो जाती है
तो इन कोशिका के अंग को, ठीक है, कोशिका के अंग को जब खराब हो जाए कोशिका का अंग, तो इस पे छिड़कता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छिड़कता है और इसको नष्ट कर देता है। देखो, खराब कोशिका अंग को नष्ट जल अपघटक एंजाइम द्वारा कोशिका को क्या कर देगा, खराब कोशिका के अंग को नष्ट कर देता है। ठीक है, खराब कोशिका अंग को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। कई बार ये होता है, ठीक है, कि कोशिका का कोई मतलब पूरी कोशिका ही, जब कोशिका के पूरी कोशिका के अंग जब कार्य नहीं करते, ठीक है, मतलब पूरी कोशिका के अंग जब कार्य करना बंद कर देते हैं, तब ये क्या करता है, ये लाइसोसोम जो है इसके अंदर जल विघटक एंजाइम है, तो ये क्या करता है, अपने आप को ही नष्ट कर देता है, जिससे उसके जल विघटक एंजाइम पूरी कोशिका पर ही, ठीक है, जब पूरी कोशिका में पड़ जाते हैं तो उससे वो पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये क्या करता है, इसलिए, ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग एटम बॉम्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं, एटम बॉम्ब, या इसी को बोला जाता है आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली या एटम बॉम्ब। कोशिका के पाचन का काम कौन करता है, ये करता है सेल डाइजेशन, सेल, ठीक है, तो सेल डाइजेशन का काम कौन करता है, सेल डाइजेशन, डाइजेशन, सेल डाइजेशन का काम कौन करता है, ये करता है। ठीक है, सेल डाइजेशन का काम कौन करता है, तो वो आपकी डाइजेशन करता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमारे जो खून है और ब्लड है, ब्लड की जो आरबीसी है, ब्लड की आरबीसी के अंदर लाइसोम नहीं पाया जाता। और फिर क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी के अंदर कोशिका अगर कोई खराब हो जाती है तो उस टाइम आरबीसी में कोशिका को नष्ट कौन करेगा, ठीक है, कोशिका को नष्ट कौन करेगा। तो ये क्वेश्चन आप लिख लो, नोट डाल के ये बात लिख लेना कि आरबीसी में लाइसोसोम अनुपस्थित, अनुपस्थित, ठीक है, अनुपस्थित होता है, क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आरबीसी में जो भी कोशिकाएं मरती हैं, तो आरबीसी में डाइजेशन या पाचन या कोशिका को नष्ट करने का काम कौन करता है, तो स्प्लीन या प्लीहा बोलते हैं। कोशिका में कोशिका पाचन या सेल को नष्ट करने का काम कौन करता है, तो प्लीहा, या इसको बोलते हैं स्प्लीन, या इसी को हम लोग बोलते हैं तिल्ली, क्या बोलते हैं, तिल्ली। ये करता है, क्या करता है, आरबीसी में कोशिका पाचन का काम करता है, सेल को नष्ट करने का काम। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्लीहा को, ये हम लोग प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्र कहा जाता है। किसको, स्प्लीन को, प्लीहा या तिल्ली को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्र। तो लाइसोसोम के बारे में लिख लिया, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम को एटम बॉम्ब या इसको एटम बॉम्ब कहा जाता है, या इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए स्प्लीन या प्लीहा इसको के अंदर आरबीसी का कोशिका पाचन होता है, कोशिका को नष्ट करता है। आरबीसी का कब्र कहते हैं, प्लीहा को कब्र बोलते हैं, और सेल डाइजेशन का काम करते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका जब नष्ट हो, कोशिका
अंग खराब हो जाते हैं सारे, जब कोशिका के सभी अंग खराब हो जाते हैं तो ये क्या करता है, ये अपने आप को नष्ट कर लेता है, जिस कारण सारी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। क्या बोलते हैं? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। ईआर क्या चीज़ होती है, एंडोप्लाज्मिक क्या चीज़ होती है, वो हम देखते हैं। चलो ठीक है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ होता है। ये है आपका भाई साहब, देखो ये है ईआर। क्या भाई साहब? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो भाग है, ये थोड़ा होता है खुरदरा। ऐसा होता है, खुरदरा भाग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ। क्या भाई क्या? रफ, रफ ईयर। और ये जो भाग है ये होता है साफ, एकदम स्मूथ, मुलायम, इसलिए इसको बोलते हैं स्मूथ ईयर। ठीक है, अब समझिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कोशिका में स्केलेटन का काम करता है। तो सेल स्केलेटन का काम कौन करता है? सेल स्केलेटन का जो वर्क है वो कौन करता है, काम कौन करता है? तो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये काम करता है कोशिका कंकाल का, कोशिका को सिकुड़ने से बचाता है, कोशिका को सिकुड़ने से बचाता है। कोशिका को क्या करता है? सिकुड़ने से बचाता है। अभी मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं, एक होता है थोड़ा खुरदरा भाग, तो रफ होता है, और जो बिल्कुल स्मूथ होता है उसको हम लोग स्मूथ ईयर बोलते हैं। रफ ईयर क्या करता है? रफ ईयर में वसा का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, तो वसा का निर्माण होता है आपके रफ ईयर में। यही स्मूथ ईयर क्या करता है? स्मूथ ईयर, वैसा कहना स्मूथ में यहाँ नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ होता है स्मूथ में। स्मूथ में जो है, तो ये स्मूथ में क्या होता है, तो स्मूथ में आपके जो वसा है, वसा का निर्माण होता है। क्या होता है? वसा का निर्माण कहाँ होता है? स्मूथ में। फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए प्रोटीन का निर्माण रफ ईआर में होता है या रफ ईआर पर पाए जाने वाले राइबोसोम में? बताइए अब प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देगा राइबोसोम, रफ ईआर, दो ऑप्शन दे देगा, मतलब चार ऑप्शन होते हैं, तो दो ऑप्शन आपको ये मिलेंगे, राइबोसोम या रफ ईआर। ज़्यादातर क्वेश्चन में आप लोग रफ ईआर ही लगाओगे, लेकिन सही है इस महीने में आंसर क्या होगा? राइबोसोम होगा। ये क्या करता है? ये प्रोटीन निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन निर्माण का काम करता है। तो प्रोटीन निर्माण कौन करता है? रफ ईआर के ऊपर जो राइबोसोम होता है ये करता है। यहाँ पे जो राइबोसोम होगा वो करेगा प्रोटीन का निर्माण, ये प्रोटीन बनाता है।
ठीक है भाई। तो ये क्या होता है, प्रोटीन। तो राइबोसोम भी दो तरह का होता है। राइबोसोम के भी प्रकार होते हैं, तो ये प्रकार देखिए, राइबोसोम के भी प्रकार होते हैं। राइबोसोम जो है ये दो तरह का होता है। राइबोसोम कितने तरह का, दो। एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S और 80S। ये 70S जो होता है, 70S जो है ये एक कोशिका में पाया जाता है। एक कोशिकीय जैसे वायरस वगैरह हो गए, रोग वगैरह हो गए, इनका पूर्ण विकास नहीं होता, जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इनके अंदर 70S पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक, 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 प्रोकैरियोटिक में कौन सा, 70S। और अपने में जो यूकैरियोटिक है, जो विकसित कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, उसमें कौन सा है, उस 80S राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इनके बीच का अंतर क्या होता है। यूकैरियोटिक क्या चीज़ होती है, प्रोकैरियोटिक क्या चीज़ होती है, पादप कोशिका क्या चीज़ है, ठीक है, जंतु कोशिका क्या चीज़ है, इनके बीच में अंतर, डिफरेंस जो है। और न्यूक्लियस जो है, एक रह गया न्यूक्लियस, क्या है यह, न्यूक्लियस। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, गोल्गी बॉडी पढ़ लिया, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर भी क्रोमोसोम आ जाएगा, जीन्स आएगा, डीएनए आरएनए आएगा, तो वो मैं आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, डिफरेंस पढ़ना है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक पढ़ना है, ठीक है, तो वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है।